भोपाल में पेस्टिसाइड प्लांट में गैस लीक हो जाना, असम में ऑयल वेल में आग लग जाना, विशाखापट्टनम में गैस लीक हो जाना, और मुझे शायद से ये गिनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन सब चीज़ों की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई होगी, या फिर कितना इन सब से हमारा एनवायरनमेंट दूषित हुआ होगा, कितने जानवरों की जान गई होगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके आसपास ये सब चीज़ें ना डेवलप हो या ना बने, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 1984 के अंदर जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा था कि वो रूल्स रेगुलेशंस इतने सफिशेंट नहीं रहेंगे, इसीलिए 1986 के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, जिसके अंदर EIA का प्रोसेस शुरू किया गया। EIA मतलब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर जितने भी कोल माइंस, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी हमारे रियल एस्टेट्स हैं, जितने भी हमारे केमिकल प्लांट्स हैं, उन सबको हमें परमिशन देनी होती है कुछ फॉलोइंग स्टेप्स के अंडर। बट इसके बावजूद भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को पास करती गई। अभी भी 292 पेंडिंग प्रपोजल्स हैं, जिसकी वजह से 90% हिमालयन रीजन्स के तबाह होने के चांसेस हैं, जिसमें से 27% डेंस फॉरेस्ट हैं। एंड सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि हमें ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद भी हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को इतना अफेक्ट करवा रहे हैं। हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारे नेचुरल, हमारे ह्यूमन लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। EIA के माध्यम से हम किसी भी प्रोजेक्ट्स में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकते हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो हम उसके माध्यम से उस डिज़ाइन को बेटर बना सकते हैं, या फिर उसको मॉड्यूलेट करके हम नेगेटिव पॉइंट्स को कम कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों के दौरान भी EIA के अंडर किसी भी प्रोजेक्ट को पास करने के लिए हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स के साथ गुजरना पड़ता है, जैसे कि साइट सिलेक्शन, फिर EIA को कंडक्ट कराना, फिर NOC सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद हमें पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक लेआउट और उनके सजेशंस लेने चाहिए। सबके बावजूद भी 87% क्लियरेंस होती है और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो देखना ये है कि EIA कितना बेनिफिशियल रहता है। आइए हम कुछ EIA ड्राफ्ट 2020 के बारे में पढ़ लें और कितना ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। आइए बात करते हैं इस ड्राफ्ट का हमारे वातावरण पर क्या असर होगा। सबसे पहली समस्या, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। इसका मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट या प्रोजेक्ट्स जो अभी तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बिना काम कर रहे थे, ये ड्राफ्ट उनके लिए एक सुनहरा मौका बनकर उनको लीगलाइज कर देगा। कैसे? बस छोटा मोटा फ़ाइन देकर। अब सवाल ये है कि क्या इस जुर्माने से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है? दूसरी समस्या, सुओ मोटो डिक्लेरेशन, यानी कि वायलेटर्स खुद ही सरकार के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करेंगे और इसमें पब्लिक कंप्लेंट का कोई स्कोप नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि हम अपना राइट टू स्पीच गवा चुके हैं? EIA ड्राफ्ट 2020 सारे प्रोजेक्ट्स को कैटेगरीज में बांटता है। EIA 2020 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। जो कैटेगरी A के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें स्क्रीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। जो कैटेगरी B के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। कैटेगरी B दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है फर्दर, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। कैटेगरी B1 के प्रोजेक्ट्स को मैंडेटरीली EIA की ज़रूरत है, EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जबकि कैटेगरी B2 को EIA की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें कैटेगरी B2 के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में ना तो पब्लिक को बताया जाएगा और ना ही उनकी सुनवाई होगी। अब इस कैटेगरी B2 की लिस्ट में आते हैं प्रोजेक्ट्स जैसे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवेज़, एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। बात सिर्फ कैटेगरी B2 पे ख़त्म नहीं होती। सरकार किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक का टैग देकर उसे पब्लिक पार्टिसिपेशन से हटा सकती है। अब ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या यही लोकतंत्र है? और तो और इस ड्राफ्ट को क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवादित नहीं किया गया है,
जबकि ये एक नेशनल ड्राफ्ट है। क्यों? ताकि भारत का आम नागरिक इस पर सवाल ना उठा सके। इस नए ड्राफ्ट के हिसाब से कोई भी इमारत जो 1,50,000 स्क्वायर मीटर से नीचे की है, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कोई आवश्यकता नहीं। 1,50,000 स्क्वायर मीटर एक छोटे हवाई अड्डे या स्टेडियम के बराबर होगा। द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा है कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन से भारत के शहर रहने के लिए अनफिट यानी कि अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में कार्बन एमिशन और वेस्ट जनरेशन होगा जिससे हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। ये सब हमें इस सवाल पर आने के लिए मजबूर करता है कि EIA ड्राफ्ट 2020 अधिकारियों का बोझ कम करने के लिए है या पर्यावरण का। EIA 2020 23 मार्च 2020 को पर्यावरण मंत्रालय ने EIA 2020 जारी किया। ये EIA 2006 के नियमों में बदलाव लाने के लिए किया गया है। इसमें एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना है कि ये एनवायरमेंट के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जो भी नियम है वो काफी कमजोर है। पिछले 30 साल से हर इंडस्ट्री का यही कहना है कि हर इंडस्ट्री को एक्सेप्शन चाहिए और EIA के नॉर्म्स के वजह से प्रोजेक्ट का केवल समय बढ़ रहा है, उससे एनवायरमेंट को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होना था, अब वो 5 से 6 साल में पूरा हो रहा है। तो क्या हो रहा है? सिर्फ समय बढ़ रहा है, रेड टेपिज्म बढ़ रहा है, कागजी कार्रवाई बढ़ रही है। इन्हीं सब चीजों को सही करने के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ड्राफ्ट जारी किया गया है, लेकिन इसमें काफी प्रॉब्लम है। वैसे तो ये ड्राफ्ट 80 पेजेस का है, पर इसमें एक लाइन लिखी गई है, रोड्स एंड पाइपलाइंस इन बॉर्डर एरियाज। अब आप लगाइए कि इन्होंने ये बोला है कि अगर ये कोई भी रोड बनाएंगे तो वो बॉर्डर के एरिया से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बनेगी। अब चाहे वो रोड जंगल काट के बने या नदी को रोक के, उसके लिए EIA ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं करी है। तो इससे क्या होगा? पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे कवर होगा और उसकी बायोडायवर्सिटी पर अफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि डेवलपमेंट या इंडियंस की लाइफ। वैसे ही इसमें एक और क्लॉज आया है जिसका नाम है एक्सटेंडेड वैलिडिटी, एनवायरमेंट क्लियरेंस वैलिडिटी, जिसमें करीब ये कहा गया है कि अगर ये कोई भी प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है तो उसका टाइम 30 से 50 साल कर दिया है, रिवर वैली प्रोजेक्ट को 15 साल और जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको 10 साल का क्लियरेंस दे दिया गया है। वहीं इन्होंने कंप्लायंस का भी टाइम बढ़ा दिया है। पहले कंप्लायंस रिपोर्ट 6 महीने में देनी होती थी, अब इन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया है। अब हमें कंप्लायंस रिपोर्ट 12 महीने में देनी होगी। तब तक चाहे वो प्रोजेक्ट चलता रहे, हेल्थ पे इफेक्ट होता रहे, जनजीवन अस्त व्यस्त होता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये बताइए कि EIA नॉर्म्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, करंटली विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई जिसमें 11 लोग मारे गए और करीब हजारों लोग उससे प्रभावित हुए। आसाम में गैस ऑयल लीक हुआ, वहां पे भी काफी लोग, काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। उन दोनों ही प्लांट्स में EIA के कोई भी नॉर्म्स और गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए जा रहे थे। ये तो कुछ एक दो एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देश के हर कोने में मिल जाएंगे जहां EIA के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपने आप को इस देश का एक जागरूक नागरिक मानते हैं तो आइए और इस पर अपनी आपत्ति, अपने सुझाव सरकार को ऑफिशियल मेल कीजिए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एनवायरमेंट सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हर कोई इससे इफेक्ट होता है, हर किसी पर इसका असर होता है। तो आप अपना थोड़ा समय निकालिए और सरकार को ऑफिशियल मेल भेजिए। इस बार FB पर पोस्ट करने से या ट्विटर पर ट्वीट करने से काम नहीं चलने वाला है। इस बार तो आपको जावड़ेकर जी को बहुत सारे मेल भेजने होंगे, तभी तो वो इस पर एक्शन ले। मैं और मेरे साथी हम लोग भी
आज इस ड्राफ्ट के लिए अपने ऑब्जेक्शंस और सुझाव सरकार को मेल करने वाले हैं। हमने ऑफिशियल मेल आईडी कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड की है, आप प्लीज उस पर जाइए और सरकार को ऑफिशियल मेल भेजिए। तो जावड़ेकर जी आपकी बात सुनेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे और हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। Thank you very much for watching this. Have a great day.